नमस्कार दोस्तों, बिहार इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सेल, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं सेल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है बायोलॉजी का, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, बायोलॉजी का इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी में कोशिका को सेल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम जो होता है कोशिका का, वो होता है साइटो। क्या होता है? साइटो होता है। अगर इसकी अध्ययन की बात किया जाए तो इसका नाम है साइटो। अगर अध्ययन की बात किया जाए तो इसको साइटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसकी कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि खोज जनक, है ना। इसकी खोज जो किया था, कोशिका का खोज जो सर्वप्रथम खोज किया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक क्या किया था? खोज किया था। तो कोशिका का जनक बोले, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी लीवेनहोएक ने। कौन किया था? एंटोनी लीवेनहोएक ने। तो क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी लीवेनहोएक ने। यही मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए, मृत कोशिका का खोज करे या जीवित कोशिका का खोज करे, लेकिन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था? कोशिका का खोज किया था, ठीक है। मरे हुए कोशिका का खोज किया था, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ये देखा था। आगे हम लोग बताते हैं कि कोशिका का जो सिद्धांत जो दिया था, एक व्यक्ति था, है ना। दो व्यक्ति थे, स्लाइडर और स्वान नाम के, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य का जो शरीर जो होता है, प्राणी का जो शरीर होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडर एवं स्वान ने। याद रखिएगा इसको। अगला हम लोग देखते हैं कि पूरे दुनिया में, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वो माइकोप्लाज्मा की होती है। ये यूनिसेलर कोशिका होती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। दुनिया में बता रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया के तुलना में बता रहे हैं कि सबसे छोटी किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। अगर यही बड़ी देखा जाए कि बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे का होता है। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडे का। लेकिन ये मानव में क्या होते हैं? अलग होते हैं। अगर मानव में यही देखा जाए कि मानव में बड़ा कोशिका कौन होता है और छोटा कोशिका कौन होता है, तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो फीमेल का क्या होता है? ओवम होता है, जिसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो फीमेल में जो अंडाणु होता है वो क्या है? मानव में बड़ा कोशिका है। और जो फीमेल का जो स्पर्म जो होता है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, वो सबसे क्या है? छोटा। शुक्राणु जो होता है ये मानव में क्या है? छोटा कोशिका है ना, सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु होता है मनुष्य में। अब देखिए, मानव में लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की कोशिका होती है। न्यूरॉन सेल जो होती है वो बहुत बड़ी लंबी कोशिका होती है। कई लोग लंबे और है ना बड़ा में अंतर नहीं समझ पाते। देखिए, कुतुब मीनार लंबा है, जबकि लाल किला क्या है? बड़ा है। तो इस प्रकार से बड़ा और लंबा में काफी अंतर होता है। तो न्यूरॉन सेल जो होती है मानव में अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़े लंबी कोशिका होती है। ये न्यूरॉन सेल हमारे मस्तिष्क में, जो हमारा मस्तिष्क जो होता है वो उसमें न्यूरॉन सेल पाया जाता है। न्यूरॉन सेल का बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, न्यूरॉन सेल जो होते हैं उसमें विभाजन रहित होते हैं। मतलब कि न्यूरॉन सेल में जहां पे बनना, जहां पे अंग में न्यूरॉन सेल है, वहां में कोशिका सेल डिवीजन नाम का किस होता नहीं है। मतलब कि सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अब जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो वहां पे बात आती है कि वहां पे कैंसर भी नहीं होगा। कैंसर होता क्या? कैंसर एक रोग नहीं है। बस कैंसर क्या है कि ज्यादा कोशिका के जितना ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा क्या हो जाना? बन जाना, कोशिका का विभाजन हो जाना, क्या कहा जाता है? कैंसर का रूप ले लेता है। तो देखिए, न्यूरॉन सेल जहां रहती है वहां पे क्या होता है? न्यूरॉन सेल में आगे समझाएंगे, सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, जिसके कारण वहां पे कोशिका विभाजन नहीं होती। तो न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण विभाजन रहित है न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। लंबी कोशिका है ना, न्यूरॉन। अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा तेज विभाजन क्या होता है? विभाजन के मतलब होता है कोई एक कोशिका टूट कर दो अलग अलग नए कोशिकाओं का निर्माण कर देना होता है, ठीक है।
तो अगर तेज विभाजन बोले तो तेज विभाजन कहाँ होता है हमारे बॉडी में, तो वो होता है लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो लीवर में क्या होता है, बहुत तेज विभाजन होता है। अगर उसको चाकू से भी क्या करिएगा, मार दीजिएगा उसमें, है ना, तो वो क्या करता है, उसको अपने क्षतिग्रस्त को क्या पुनः से, है ना, पुनः निर्माण करके अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो तेज विभाजन कहाँ ज्यादा होता है, सबसे बढ़िया फास्ट विभाजन तो लीवर में होता है। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कोशिका हमारे बॉडी का अंग नहीं है, ठीक है, यानी बॉडी का पार्ट नहीं है। हमारे कोशिका जो है हमारे बॉडी का, शरीर का क्या है, एक इकाई है, यूनिट ऑफ सेल है। ठीक है, हमारे पार्ट ऑफ बॉडी का। अब देखिए, जैसे ईंट है ना, ईंट से क्या होता है कि दीवार बनाया जाता है। अगर ईंट को जोड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा, एक दीवार बनेगा। अब ईंट को जोड़ने से दीवार थोड़ी नहीं बनता, उसमें बालू सीमेंट सब कुछ आता है। लेकिन एक मोटा मोटी समझिए कि अगर ईंट को जोड़ते जाएंगे मतलब सरियाते जाएंगे तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा। और अगर बहुत सारा दीवार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कमरा बन जाएगा, है ना। बहुत सारा दीवार को जोड़ देंगे तो कमरा बन जाएगा। और वही कमरा को क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक रूप से यानी सिस्टमिक रूप से क्या करेंगे, उसको सजा देंगे तो वो एक घर बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे शरीर में देखिए, पहले कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका से क्या होता है, उत्तक बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं, कोशिका से उत्तक बनते हैं। और उत्तक से क्या बनते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा जीव भी क्या है, एक अंग है, आंख भी अंग है, दांत भी एक अंग है, हड्डी भी क्या एक अंग है। तो सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। आई होप कि आप ये वाला है ना टॉपिक यहाँ पे जितना लिखा हुआ है सब समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के पार्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं कोशिका के, है ना, आगे के पार्टों को। देखिए, कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पहला पार्ट हम लोग समझते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। देखिए, झिल्ली मतलब समझते हैं, झिल्ली के मतलब थैला, है ना। जब आप लोग बाजार जाते हैं तो क्या होता है, जब दुकानदार क्या देता है, सब्जी उब्जी खरीदने जाते हैं तो उसमें धनिया का पत्ता, टमाटर, मिर्च, आलू जो भी होता है सब डाल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, झिल्ली, है ना। वैसे चीजों को झिल्ली बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे कोशिका की क्या होती है, एक झिल्ली होती है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं इसी को। ठीक है, देखिए, कोशिका झिल्ली ये दोनों चीजों में होता है, पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। पादप के मतलब होता है कि एक जगह रह के सिर्फ क्या करेगा, हिल डुल करेगा। ठीक है, एक जगह होकर क्या करेगा, हिल डुल करेगा। ठीक है, बाकी जंतु क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चलता फिरता हो। तो जो चलता फिरता हो वो जंतु, और जो एक जगह पे रह के हिल डुल कर रहा वो पादप। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये पादप और जंतु दोनों में होती है। किसमें, पादप और जंतु दोनों में स्थित होती है। ठीक है, ये देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। किसका बना होता है, ये प्रोटीन की। इस प्रकार से एक झिल्ली बना हुआ है। अब देखिए, आगे हम लोग समझते हैं कोशिका के सभी, ठीक है, अंग जो होते हैं इसी झिल्ली में होते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लिक, लाइसोसोम, यानी जितने भी कोशिका के जो अंग होते हैं इसी कोशिका के झिल्ली के अंदर रहते हैं। जैसे क्या होता है, टमाटर, प्याज, आलू जब एक ही थैली में दे देता है कि नहीं दुकानदार, वैसे ही सब कोशिका झिल्ली में क्या रहते हैं, कोशिका के सारे अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसमें, कोशिका झिल्ली में। तो क्वेश्चन आएगा कि कोशिका झिल्ली में क्या होता है, तो कोशिका के सभी अंग उपस्थित रहते हैं कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में क्या रहता है, तो कोशिका अंग रहते हैं। अब देखिए ध्यान से दूसरा पॉइंट समझते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति। ये पादप, कोशिका झिल्ली, पादप, जंतु दोनों में, मतलब कि जंतु मतलब हम लोग आ गए जीव जंतु, हम लोग आ गए जानवर वाला में, हम लोग आ गए जंतु में, और पादप में हरे पेड़ पौधे आ गए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं, कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं सेल बॉल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल बॉल, कोशिका भित्ति। ये सिर्फ किसमें रहेगा, ओनली प्लांट। ठीक है, किसमें, ओनली प्लांट, मतलब सिर्फ पादप में, पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, किसमें होती है, कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधे में होती है। ये जो होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग सामान खरीदने जाते होंगे, सपोज
तो एक झिल्ली में तो दे दिया, ठीक है, एक झिल्ली में दे दिया लहसुन प्याज मिर्च जो भी दुकानदार से लिए सब दे दिया, ठीक है। अब वो थैला भारी हो गया, ठीक है, वो थैला क्या हो गया, भारी हो गया। तो उसके लिए क्या करेगा, एक और उसको अंदर से है ना, इसको अंदर से क्या करेगा, डाल देगा एक और थैला, ताकि क्या हो, बीच में रास्ता में टूट टूट के फट ना जाए प्लास्टिक, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है, अभी आपको छाप के बताते हैं हम लोग। देखिए कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है कि इस प्रकार से एक आवरण होता है, क्या होता है, दोहरी आवरण, ठीक है। कैसा आवरण, दोहरी आवरण। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक प्रकार का दोहरी आवरण होता है, ठीक है, दोहरी आवरण होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल और हिंदी में क्या बोल देते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोल देते हैं, कोशिका भित्ति। तो देखिए ये मेरा पहले क्या था, कोशिका झिल्ली था, और इसके ऊपर से एक और सुरक्षा के लिए क्या हो गया, आ गया परत, उसको बोलेंगे कोशिका भित्ति। ये सिर्फ पेड़ पौधे में होते हैं, मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। अब देखिए कोशिका भित्ति किसका बना होता है, जैसे हम लोग समझे कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन का बना है, किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना है। उसी प्रकार से कोशिका भित्ति जो ये वाला भाग है ये किस चीज का बना हुआ है, तो ये भाग जो है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। इसीलिए यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। अब देखिए सेल्यूलोज किस में, कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में रहते हैं, तो पेड़ पौधे में ही तो सेल्यूलोज होंगे। कोजन जितना भी पेड़ पौधे से जो भी वास्तु पदार्थ बनते हैं वो सारे में क्या होते हैं, सेल्यूलोज। तो क्वेश्चन पूछता है कि कागज में क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज। कपड़े में भी क्या है, रुई से बनते हैं, और रुई का पेड़ होता है ना, उसमें भी सेल्यूलोज है। तो कपड़े रुई है ना, कपड़े रुई, उसके बाद पेपर जो कागज बनता है ना, वो भी क्या है, सेल्यूलोज का बना। तो बहुत मतलब जो भी पेड़ पौधे से बनाए जाते हैं, पेड़ पौधों को उपयोग करके उसमें वो सारी चीजें क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जितने भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज का, उसमें सेल्यूलोज रहता है। कागज में भी सेल्यूलोज, क्योंकि कागज जो बना है पेड़ कच्चा माल था उससे ही तैयार हुआ। अब उसके बाद देखिए ये क्या काम करता है, कोशिका झिल्ली जो था, ये कोशिका झिल्ली इसको क्या कर देता है, इसको सहारा देता है। क्या देता है, सहारा देता है, मतलब कि सहायता करता है, सुरक्षा देता है, और इसके आकार को प्रदान करता है। क्या करता है, इसके आकार को प्रदान करता है। तो सुरक्षा और आकार प्रदान करने का कोशिका झिल्ली का काम इसके काम को कौन करता है, तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल करता है। ये दोनों पॉइंट समझ गए। आगे हम पॉइंट समझते हैं, ठीक है। कोशिका के में ही है ना कि आगे वाला पॉइंट को कैसे समझते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं। देखिए आगे के पार्ट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। ये किसके अंदर रहता है, तो कोशिका के अंदर रहता है, ठीक है। कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली में ही रहता है, ठीक है। देखिए कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का बोलेगा कि खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो किया है अल्टमैन ने किया है। किसने, अल्टमैन, हाँ नाम याद रखिएगा, अल्टमैन। कौन, अल्टमैन। तो कोशिका का खोज, कोशिका नहीं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हमारे जो श्वसन को जो आरबीसी जो है, वो आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन को ले जाता है और वो आरबीसी में छोड़ देता है, ठीक है, अंदर की ओर छोड़ देता है। और वहां से एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र, ठीक है। श्वसन के दौरान जब क्या होता है, एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र, ठीक है। और इसके दौरान 38 एटीपी, कितना, 38 एटीपी क्या होते हैं, मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिलकर 38 एटीपी को मिलने से क्या बनते हैं, एक ग्लूकोज बनते हैं। और वो ग्लूकोज क्या कर देता है, हमें ऊर्जा देता है, मतलब कि पावर देता है। तो हमारे शरीर में जो कोशिका है उसमें ऊर्जा देने का काम कौन करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम तो कोशिका में जो उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया ये देता है। ये क्या कर देता है, 38 एटीपी को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज से क्या मिलती है, ऊर्जा यानी पावर मिलती है। एटीपी का फुल होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ग्लूकोज यानी ऊर्जा, पावर देता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका झिल्ली में ही पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसकी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा घर। क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के। कोशिका के शक्ति घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आगे समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट जो स्लाइड बनाए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट को है ना ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को, तो उस प्रकार से समझिए। आंतरिक दीवार, आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, अंदर वाली दीवार को तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहता है, आंतरिक दीवार क्रिस्टी कहलाता है। आई होप कि ये माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग समझ गए। खोज किया आर्टमैन ने ये 38 एटीपी को श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है, उसके दौरान क्या होता है, 38 एटीपी एक ग्लूकोज में देता है, ग्लूकोज हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, और हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। आइए आप आगे के पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए शरीर में तो ऊर्जा बन रहा है, हमारे जितना भी शरीर है, हमारे शरीर के अंग है, उन सभी अंगों में क्या है, कोशिका है, ठीक है। ऊतक है और फिर ऊतक में क्या है, कोशिका है। तो सारे जगह क्या है, ऊर्जा बन रहा है। लेकिन कभी क्या है कि जैसे एक धावक है, ठीक है, एक धावक है तो उसको ज्यादा उस टाइम किसमें एनर्जी चाहिए, उसको पैरों में चाहिए, ठीक है। उसको अभी कहाँ चाहिए, ज्यादातर पैरों में चाहिए। उसी प्रकार से कोई बैडमिंटन की खिलाड़ी तो उसको हाथों में चाहिए ज्यादा ऊर्जा, किसको चाहिए, हाथों में। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जीभ को ना ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि पैर तो क्या खड़ा है एक जगह, लेकिन जीभ क्या है, इस प्रकार से चल रहा है ना, तो जीभ को क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है ऊर्जा को। तो इसको पास ऊर्जा है और ये बोलते बोलते क्या हो जाएगा, इसका ऊर्जा कमेगा। तो बाकी शरीर के ऊर्जा को लाकर इसको कौन देता है, ठीक है, तो ऊर्जा का परिवहन, ठीक है, ऊर्जा का जो ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है वो हमारे शरीर में गोल्जी बॉडी होता है। कौन होता है, देखिए यहाँ जी से संकेत की माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी होता है। इसका खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था, गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसी के सम्मान के लिए गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया था। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, तो परिवहन करना। क्या काम है दोस्तों, परिवहन करना। किसका परिवहन करना, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बना रहा है, ऊर्जा के कहीं यहाँ से जो क्या करेगा, जहां ज्यादा आवश्यकता है, जैसे ही पढ़ा रहे तो हमको पैर में ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पैर तो इतना बड़ा है, यहाँ पे काफी ज्यादा ऊर्जा बन रहा है, तो यहाँ से ऊर्जा क्या लाएगा, आगे की ओर जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ऊर्जा लाके दे देता है। कौन, इसका ध्यान कौन रखता है, तो गोल्जी बॉडी यानी परिवहन करता है, ठीक है। परिवहन का काम यानी ऊर्जा का परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और ये बैलेंस बना के रखता है कि ऊर्जा है ना कहाँ देना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ऐसे कभी बोले हैं कि मेरा है ना क्या हुआ कि ये हाथ ऊर्जा इसमें खत्म हो गया, ये काम नहीं। देखिए जब आदमी थकता है तब पूरी तरह से थक जाता है ना, उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, थक जाता है, तब कहता है कि हम थक गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में जो ऊर्जा का जो नियंत्रण करता है गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन करता है। जहां कमता है वहां से उठा के, जहां पे जरूरत नहीं है वहां से उठा के, जहां पे जरूरत है वहां पे ले जाके क्या कर देता है। तो ये गोल्जी बॉडी बहुत जरूरी है। आगे समझते हैं हम लोग रसधानी। इंग्लिश में इसको वेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेकल्स। देखिए रसधानी में क्या होता है, जल संरक्षित रहता है, ठीक है, जल संग्रह रहता है। मतलब कि जल का संग्रह कहाँ होता है, तो वेकल्स में यानी रसधानी में क्या होते हैं, जल होते हैं। वेकल्स यहाँ पे आपको है दिखा रहे हैं, इस कोशिका झिल्ली में सारे चीज आ जाएंगे। तो वेकल्स में क्या होते हैं, जल संग्रह होते हैं। देखिए वेकल्स में शरीर में कितना 65% जल होते हैं। कितना परसेंट, 65%। मतलब कि जैसे आप लोग समझिएगा कि सर कोई 100 केजी का व्यक्ति है तो उसमें 65 किलो पानी होगा, है ना। कितना, 65 किलो पानी होगा। देखिए 65 केजी पानी शरीर में रहा है नहीं, ठीक है। 65 केजी पानी जो है यानी 65 लीटर पानी जो रहेगा वो उनकी वेकल्स में होती है। कहाँ होती है, रसधानी में होती है, उनके रसधानी कोशिका के अंदर। ये पूरा शरीर में है। अगर इसमें से आपको 65% में से 1% की अगर कमी हो जाएगी तो आपको तुरंत प्यास लगेगा। क्या लगेगा, तुरंत प्यास लगेगा। अगर 10% की कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाती है, मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो रसधानी में जल संग्रह रहता है, ठीक है, यानी जल का संग्रह करने का काम कौन करता है, तो वेकल्स करते
करते हैं, राजधानी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गई। राजधानी, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमैन ने इसका खोज किया था। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं आगे के पार्ट को। देखिए, तारक काय है ना, सेंट्रोसोम, इसका जो खोज किया था बाबू, इसका खोज किया था बोबरी नाम का व्यक्ति ने। कौन किया था? बोबरी नाम का व्यक्ति ने। ठीक है, इसकी खोजकर्ता बोले कि तारक काय यानी सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? तो बोबरी ने। सेंट्रोसोम यहाँ है ना, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिए, गोल्गी बॉडी पढ़ा दिए, वेहिकल्स पढ़ा दिए, अभी सेंट्रोसोम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का खोज तारक काय, हिंदी में, इंग्लिश में सेंट्रोसोम का खोज बोबरी नामक विद्वान ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन करने का काम करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के मतलब कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन का अर्थ होता है पुनः निर्माण। कोशिका के विभाजन के मतलब कोशिका का टूटना नहीं, एक कोशिका टूटकर दो नए कोशिकाओं में बट जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है हमारे शरीर के अंदर? तो सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम। देखिए, ये सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है, सर्वाधिक कोशिका विभाजन होने वाला अंग कौन है? तो लीवर। ठीक है, यकृत। हमारे यकृत में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा से क्या होता है, वहां पे कोशिका विभाजन होता है। मतलब कि सेंट्रोसोम की उपस्थिति ज्यादा है, इसीलिए क्या वहां पे क्या होती है, ज्यादा सेंट्रोसोम रहने के कारण कोशिका विभाजन जो होता है ज्यादा होता है। अब देखिए, कोशिका विभाजन ज्यादा होता है, इसका मतलब एक फायदा भी है, नुकसान भी है। जैसे अगर लीवर खराब उराब हो जाता है तो वो अपने से ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, लीवर अपने से क्या कर लेता है, अगर लीवर में चाकू भी मार देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप में मरम्मत कर लेता है, मेंटेनेंस कर लेता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त को पूर्ति कर लेता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्रेन जो है, मस्तिष्क, इसमें न्यूरॉन सेल पाया जाता है। कौन सेल होता है? न्यूरॉन सेल, जो हमारे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हिंदी में, न्यूरॉन सेल, कोशिका न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो ये ब्रेन में न्यूरॉन सेल होता है, और न्यूरॉन सेल में यही सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है, यही सेंट्रोसोम न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। अब इसमें न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो ब्रेन में तो कोशिका विभाजन होगा नहीं। तो इसीलिए पुलिस कहता है, बाबुआ तो शरीर के कोई अंग सुरक्षित रहे या ना रहे, जब तू बाइक चला रहा है तो हेलमेट जरूर पहन। ठीक है, हेलमेट जरूर पहन। तो इसीलिए, क्योंकि पुलिस जानता है कि कोशिका विभाजन है ना, कोशिका विभाजन दिमाग में यानी ब्रेन में नहीं होता, क्योंकि ब्रेन जो हमारा बना हुआ है न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, कैंसर का पहला स्टेज होता है ट्यूमर, और ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाता है तो पहले स्टेज में ही है ना, क्योंकि ब्रेन इतना नाजुक होता है कि पहले स्टेज में ही कैंसर के पहला स्टेज ट्यूमर कहलाता है, और उसी में व्यक्ति की मौत हो जाती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि 90% जो होते हैं इसमें मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल की बनी होती है, लेकिन 10% जो होते हैं ये न्यूरॉन गिलियल सेल के बने होते हैं। वहां पे क्या बने होते हैं, न्यूरॉन गिलियल सेल के, और उसी न्यूरॉन गिलियल सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, और वही सेंट्रोसोम क्या कर देता है, कोशिका विभाजन, मतलब जितना आवश्यकता है उससे अधिक अगर कोशिका विभाजन कर देगा तो वही क्या है, कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। कैंसर बहुत घातक होता है। कैंसर एक रोग नहीं है, बल्कि कोशिका का जरूरत से ज्यादा विभाजन हो जाना कैंसर कहलाता है। ठीक है, ब्रेन न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है और सबसे अधिक कहाँ होता है, लीवर में होता है। आई होप कि आप सेंट्रोसोम समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, या जालियां, ये जो होती है दो प्रकार के होते हैं। बोले कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होती है, तो दो प्रकार के, 2 टाइप ऑफ, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, क्या होता है, आंतरिक कंकाल कहलाता है। उसके बाद ये क्या कर देता है, आंतरिक सहायता करता है, अंदर की चीजों को क्या कर देता है, सहायता देता है, सहारा देता है। इसमें देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका ईयर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एक तरफ जो है खुरदुरा होता है। ठीक है,
ये जो धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है, ये खुरदुरा कण जो दिखाई दे रहे हैं, इसको धब्बा धब्बा, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ ROU है ना GH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या काम कर देता है? तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण। एक्चुअली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता, इसमें जो उपस्थित जो राइबोसोम होते हैं वो करता है, लेकिन श्रेय इसी का जाता है। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ साइड वाले होते हैं उसमें राइबोसोम होते हैं। ये धब्बा धब्बा जो देख रहे हैं ये सब, ये क्या है? राइबोसोम है, और यही प्रोटीन का बनाता है। तो ये रफ साइड होता है, राइबोसोम किसके साइड है? रफ साइड है, तो ये प्रोटीन का श्रेय जो जाता है, प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर देखिए इधर जो हिस्सा है ये स्मूथ है, मतलब कि पूरा प्लेन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये वसा निर्माण करता है। वसा के मतलब तेलीय चिपचिपा है ना, तो उस चीज का निर्माण कौन करता है? हमारे शरीर में, बॉडी में कौन करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन का निर्माण रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। आई होप कि समझ गए होंगे अंतःप्रादावी झिल्ली का दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक कंकाल ये होता है और आंतरिक सहायता करता है शरीर में। ठीक है, और ये बस इसमें दो प्रकार के होते हैं, जिसमें स्मूथ वाला जो होता है वसा निर्माण करता है, और रफ वाला जो होता है प्रोटीन कहलाता है। अब देखिए इसी में क्या होते हैं, ये जो धब्बे हैं इसी को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, और राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए, राइबोसोम समझ गए, और आगे के चीजों को भी हम लोग समझते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम देखते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो राइबोसोम किस साइड होता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। और ये राइबोसोम जो इसका खोज किया है, जो राइबोसोम का खोज किया है, यहाँ पे देखिए राइबोसोम को संकेत किए हैं। राइबोसोम का जो खोज किया है ये पैलाडे नाम का व्यक्ति ने किया है। खोज किसने? तो पैलाडे नाम। तो क्वेश्चन आया कि राइबोसोम का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो पैलाडे। क्या नाम था? पैलाडे। अब देखिए राइबोसोम क्या करता है? खुरदरी साइड है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक साइड रहता है, और ये क्या करता है? यही प्रोटीन निर्माण करता है, यही प्रोटीन को बनाता है। क्योंकि रफ साइड है तो उसी का श्रेय जाता है कि ये रफ साइड से बनाता है। ठीक है, तो ये मेन है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन बनाना है। अब देखिए ये प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको है ना प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आया कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। आगे देखिए राइबोसोम को इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे, ठीक है, राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया। एक है 70S और एक है 80S। एस के मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देख के बड़ा छोटा नहीं बता सकते, इसमें एक लिक्विड यानी फ्लूइड में डाल देंगे और उसको जो जल्दी बैठ जाएगा उसमें जाकर नीचे द्रव में, उसको बोलते हैं बड़ा। ठीक है, तो 80S वाला बड़ा होता है और 70S वाला छोटा, और जो धीरे बाद में जाके बैठेगा उसको छोटा। अब देखिए बड़ा वाला यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। बड़ा वाला राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, और छोटा वाला जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो सेल जो चैप्टर है ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसे एक वीडियो में क्या पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसके दूसरे वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका और इसके आगे वाले भाग को हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इतना समझ जाइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है,
और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिस कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है वैसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक। बस ये समझने के लिए वहां पे हम लोग डीपली से सेकेंड चैप्टर में, इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के, एक 70S और एक 80S। 80S वाला बड़ा होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 70S छोटा होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम आप लोग समझ गए, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला हम लोग समझते हैं केंद्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रक। ठीक है, देखिए केंद्रक जो होता है इन कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। ये क्या करता है, बीच में इन सारे चीजों पर नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसकी अगर खोजकर्ता की बात करें तो इसका खोजकर्ता जो किया था रॉबर्ट ब्राउन किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नाम था। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये रॉबर्ट ब्राउन इसका न्यूक्लियस का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, मतलब कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को, न्यूक्लियस को। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं हम लोग, या इसी को कंट्रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोलर, यानी नियंत्रण करता है ये सारी चीजों को। जितना भी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इस सारी चीजों को क्या करता है, ये नियंत्रण सब पे रखता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर कहते हैं। अब देखिए, इस केंद्रक में, इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। 80% की क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं। 10% डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो 10% डीएनए होता है और 80% इसमें केंद्रक में प्रोटीन पाए जाते हैं। बाकी 10% और जो बचे वो अन्य तत्व शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, देखिए केंद्रक में दो चीज पाए जाते हैं, एक होता है क्रोमोसोम और एक होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, क्रोमोसोम हम लोग आगे के चैप्टर में, और डीएनए आरएनए इसका एक अलग ही चैप्टर है, इसके बारे में हम आपको विशेष से दूसरा वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिएगा कि डीएनए आरएनए क्रोमोसोम, ठीक है, केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं, और प्रोटीन 80% केंद्रक में होता है, डीएनए 10%, बाकी अन्य तत्व 10% होते हैं। तो आप यहाँ पे आप केंद्रक तक समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कोशिका का। देखिए अगला पॉइंट जो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर पचे हुए चीजों को गलाने का काम करता है। क्या करता है, पचे हुए चीजों को गलाने का काम करता है। इसकी खोज की बात करें तो इसका जो लाइसोसोम का जो खोज किया था वो डी डुबे ने किया था। किसने किया था, डी डुबे ने। तो क्वेश्चन आया कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। देखिए लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, जिससे जितने भी पाचन होते हैं, जो वहां पे नष्ट हुए चीज, खराब हुए, जो सड़ने गलने लगते हैं, उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये कोशिकीय पाचन भी कहलाता है। कोशिकीय यानी कोशिका में पाचन का काम करता है। ठीक है, क्या कर देता है, पाचन का काम कर देता है। इसमें देखिए ये लाइसोसोम क्या करता है, इसको हम लोग सुसाइड बैग, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम जो होता है, देखिए न्यूक्लियस जो होता है सबको बोलता है ना, काम करने के लिए, सबको देख रेख करता है। ठीक है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को है ना, का काम है, ऊर्जा बनाना, गोल्जी बॉडी परिवहन करो, वैक्यूल्स पानी देखो, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन इसमें है ना, राइबोसोम प्रोटीन बनाना। तो ये सारी चीजों का न्यूक्लियस क्या करता है, ध्यान रखता है, कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी ये सारे चीज क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी सारे क्या हो गया, हम काम नहीं करेंगे। कभी कभी ये सारे क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। देखिए जब काम करना बंद करेंगे तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या है, का हो काहे ना काम कर रहे हो, तो ना करेंगे, सब लोग बोलेगा ना करेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने पास
के है ना, जो इसके पास जो जल अपघटक एंजाइम है, ये क्या करेगा, जाके छिड़क देगा, क्या करेगा, जाके छिड़क देगा, सब का हो जाएगा, मर जाएगा, ये सब का हो जाएगा, मर जाएगा। अब देखिए, इसीलिए इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये मरे हुए चीजों को क्या करता है, गला देता है, फिर उस चीज को गला देता है, गला के उसी में नष्ट कर देता है। आगे हम लोग समझते हैं लाइसोसोम को एटम बम भी कहते हैं। आगे देखिए, लाइसोसोम जो होते हैं आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते, तो आरबीसी यानी जो रेड ब्लड लाल रक्त का निकाय जो होती है उसमें लाइसोसोम नहीं होता। अब इसमें का जो पदार्थ मरेगा, चूंकि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, तो उसके बाद जो आरबीसी मर जाता है तो वो कहाँ जाता है, तो स्प्लीन यानी पिलिया जिसको तिल्ली कहते हैं, तो उसमें जाता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन यानी पिलिया तिल्ली को। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, तो लाइसोसोम जो आरबीसी मरते हैं तो ये लाइसोसोम में चले जाते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह जितने भी कोशिका है उसमें लाइसोसोम होते हैं। वहां की जैसे मारे तो ये कोशिका मर गया, तो यहाँ के लाइसोसोम क्या करेगा, ये फिर से इसके जल घटक एंजाइम छोड़ेगा और बहुत सारे क्रियाओं को ले लेगा। तो आप लोग जल लाइसोसोम के बारे में ये 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रखता है। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया। ये क्या करता है, तो जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है और इसे आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। यही है जो सब ठीक ठाक से काम करता है। इसी के डर से, लाइसोसोम के डर से क्या करता है, जितने भी यहाँ कोशिका में है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेहिकल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब क्या करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो सब ठीक ठाक मनमौजी कर देगा। क्या कर देगा, मनमौजी। आगे के पॉइंट को हम लोग है ना समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग लास्ट समझते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव। ये कलरलेस होता है। कलरलेस के मतलब होता है रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं, ठीक है, कलरलेस होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, रंगहीन होता है। हिंदी में जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है। जीव द्रव 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। देखिए, जीव द्रव क्यों बोलते हैं, जीव के मतलब जीवन, द्रव के मतलब लिक्विड। ये जीव द्रव जो है बहुत जरूरी है। अगर कोशिका झिल्ली में ये सब जीव द्रव नहीं होते तो ये व्यक्ति की मौत हो जाती। क्या हो जाती, व्यक्ति की मौत हो जाती। देखिए कैसे हो जाता है। जीव द्रव क्या करता है, जैसे आप लोग सेलफोन वगैरह या फिर कैमरा वगैरह खरीदते हैं तो उसका जो बैग देता है या थैला उला देता है, वो क्या देता है, उसमें टकरे नहीं, ठीक है। मोबाइल क्या हो जाए, टकर ना जाए, इसके लिए उसमें कुछ रुकावट के लिए थर्माकोल वगैरह यूज करता है, ठीक है। कोई भी डिब्बा पैक करते हैं तो उसमें क्या कर देता है यूज, क्योंकि वो जब चले तो हिले डुले, टकरे नहीं। इसी प्रकार से ये झिल्ली में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेहिकल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत खतरनाक है। अगर ये जहां फट गया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या की थैली है। ये फटा, पूरा बर्बाद, कोशिका पूरा बर्बाद। तो इन चीजों को टकराने से रोकने के लिए भगवान बहुत चतुर था। इन चीजों को टकराने से रोकने के लिए इसमें क्या डाल दिया, जीव द्रव डाल दिया, ठीक है। इसी चीज को जो इसमें लिक्विड जो भरा होता है, जो द्रव होता है, उसी को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। अब जीव द्रव भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, अब इसमें मान लीजिए एक बैग रखिए, उसमें थाली, लोटा, चम्मच, कलछुल ले लीजिए और लेकर दौड़िए। ढनर 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 आवाज करेगा कि नहीं, तो उस प्रकार से ये भी क्या होता, सब आपस में टकरा जाते। न्यूक्लियस बोलता, माइटोकॉन्ड्रिया उधर रहो, उधर रहो, गोल्गी बॉडी इधर आ जाता, लाइसोसोम इधर, सबको ईंटें देता रहता। तो इस प्रकार से सब क्या होता, आपस में लड़ जाते हैं। लड़ने के बाद क्या होता, सब नष्ट हो जाता। तो इसमें बीच बीच में क्या भर दिया गया, द्रव भर दिया गया, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव कहते हैं। यही जीव द्रव क्या करता है, 2 प्रकार का होता है। इसको लड़ने से बचाता है। सब अपने अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, ठीक है। ना कोई इधर आता है ना कोई उधर आता है, सब अपने अपने जगह पे कायम रहते हैं। अब देखिए, जीव द्रव 2 प्रकार के होते हैं। जीव द्रव में 80% जल होते हैं। क्या होते हैं, 80% जल होते हैं, बाकी अन्य तत्व पदार्थ होते हैं। आगे कोशिका द्रव। जीव द्रव के 2 रूप, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव इंग्लिश में कोशिका को साइटो बोलते हैं, ठीक है। कोशिका मतलब साइटो, ठीक है। इंग्लिश में सेल बोलते हैं, लेकिन साइटो होता है कोशिका का टेक्निकल नाम। तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा और एक हो जाएगा न्यूक्लियस,
प्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लिक प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और एक हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अब देखिए केंद्रक के जो अंदर है, इस केंद्रक के अंदर जो लिक्विड रहता है ना, उस लिक्विड को बोलते हैं केंद्रिका द्रव। क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रिका द्रव। और जो पूरे में जो है उसको बोलते हैं, जो कोशिका में है वो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो आई होप कि आप लोग जीव द्रव के बारे में समझ गए होंगे। जीव द्रव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। जीव द्रव में टोटल 80% जल होते हैं, इसका ये रंगहीन होता है। ये क्या कर देता है, टकरा ना जाए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम सब आपस में ना टकरा जाए, इसलिए बीच बीच में क्या भर दिया जाता है, द्रव भरा हुआ रहता है, क्योंकि ये क्या कर दे, सबको सुरक्षित अपने जगह पे स्थिर रखे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको है ना, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में मिलेंगे, ठीक है। अब तक के लिए जय हिंद।